अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग और इसका यूनिट 5 अभी हम डिस्कस करेंगे जो कि है वेरिफिकेशन के हवाले से। इससे पहले यूनिट 4 के अंदर हमने वाउचिंग के मुतल्लिक़ बात की। तो वेरिफिकेशन एक सेकंड ऑडिट टेक्निक है जिसके ज़रिए हम एज ए एडिटर जब काम कर रहे होते हैं तो हम अपनी सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करते हैं कि एसेट्स, लायबिलिटीज और बाकी आइटम्स सही तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो अगर हम बात करें डिस्टिंक्शन बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, तो वाउचिंग में तो जैसे हम करते थे, हम ओरिजिनल रिकॉर्ड, एविडेंस, रिसीट्स, कॉरस्पॉन्डेंस, मिनट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह एग्जामिन करते थे, ये देखने के लिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री की गई है वो एक्यूरेटली की गई और कोई चीज मिस तो नहीं हो गई। वेरिफिकेशन में हम इससे नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। अब हमने रिकॉर्ड तो एग्जामिन कर लिए कि जो अब हम देखते हैं कि जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट, लायबिलिटीज और बाकी आइटम्स हैं वो वाकई ही ठीक तरह लिखे गए हैं और उसमें हम फिर जाके उन एसेट्स की एक्चुअल एग्जिस्टेंस और उनकी एक्चुअल पोजीशन मॉनिटर करते हैं और वो किस वैल्यू पे होने चाहिए थे। तो वेरिफिकेशन इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर वाउचिंग, जिसमें हम उन एसेट्स, लायबिलिटीज की एक्चुअल वेरिफिकेशन को डिटरमिन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब वेरिफिकेशन की टेक्निक क्या है, कैसे की जाती है? इसमें हम करेंगे सेटिस्फेक्शन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट लायबिलिटीज की। अगर कहा गया है कि हमारे पास बिजनेस में 5 गाड़ियां हैं तो क्या वाकई 5 गाड़ियां एग्जिस्ट करती हैं? करेक्ट वैल्यूएशन पे उनको दर्ज किया गया है, उनकी वैल्यू ठीक लगाई गई है। उसके बाद एसेट्स की ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स ऑफ ऑल ऑफ एसेट्स वो मौजूद हों। अगर एसेट्स के बदले में कोई चार्ज तो नहीं है, किसी बैंक के सामने के पास ये ज़ामन तो नहीं रखे गए और उस पे कोई लोन तो नहीं लिया गया, और जितने भी एसेट और लायबिलिटीज हैं वो प्रॉपर ऑथराइजेशन से ही हुए हैं ना। और उसके बाद फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो भी हम देखते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस से मुराद हम एक्चुअल काउंट कर लेते हैं उन एसेट्स को जाके, और गोदाम में, वेयर हाउस में, पार्किंग में, जहां भी वो एसेट्स हों उनको जाके एक्चुअली वेरीफाई कर लेते हैं। तो जो एक्चुअल इंस्पेक्शन है वो भी इसके अंदर फॉल करती है। बाद दफा कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनके बदले में हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डेवलप करना पड़ता है। जैसे बैंक के अंदर इस कंपनी के जिसने पैसे पड़े हैं, उस चीज को जानने के लिए हमें उस बैंक को लिखना पड़ता है और वो हमें कंफर्म करते हैं कि इनके पास, इनके इतने पैसे हमारे पास पड़े हैं। उसमें हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं। फिर हमें करेक्ट वैल्यूएशन से गर्ज होती है कि जो एसेट्स लिखे हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर वाकई ही उनकी सही प्राइस दर्ज की गई है। उसके लिए मेथड ऑफ वैल्यूएशन जो फॉलो करते हैं वो 3-4 तरह के हैं। सबसे पहला मेथड तो है मार्केट वैल्यू, कि एसेट जो हो वो मार्केट वैल्यू पे लिखा हो, यानी आज मार्केट में एसेट कितने का बिक सकता है। या ब्रेकअप या स्क्रैप वैल्यू, कि अभी वो जितना डेप्रिसिएट हो चुका है उसकी बाजार में कितनी कीमत है। फिर होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब है कि अगर आज उस एसेट को मार्केट से खरीदें तो हमें कितने का पड़ेगा। और फिर एक कॉस्ट बेसिस होती है, जितने पे हमने एक्वायर किया। तो देयर आर 4 वैल्यूएशन मेथड जिन पे एसेट को लिखा जा सकता है। कौन से फैक्टर्स हैं जो वैल्यूएशन के बेसिस को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ऑब्जेक्ट किसके लिए एसेट रखे गए हैं, और नेचर ऑफ एसेट्स क्या है। ये जो ऊपर 4 मेथड बयान किए हैं इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना है, इन 3 फैक्टर्स की बेस पे ये डिसाइड होता है। फिक्स एसेट की वैल्यूएशन कैसे होती है? फिक्स एसेट की वैल्यूएशन जो है जनरली हमारे यहाँ कॉस्ट बेसिस पे हो रही होती है और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की जा रही होती है, जैसे आप लोग अकाउंटिंग में काम करते हैं। फिर उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे भी किया जा सकता है। वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट जो होती है वो फॉर द पर्पस ऑफ सेल और कन्वर्टिंग देम इनटू कैश के लिए होती है, जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल हैं। इनकी वैल्यूएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे होती है, विच एवर इज लेस। इसके बाद जो वेस्टिंग एसेट्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे होते हैं, जैसे माइंस वगैरह होती हैं, अगर आपका ऐसा कारोबार है तो उस सूरत में क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वहां से आप एक्सट्रैक्ट करके उनको खत्म कर रहे हो तो वहां भी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन बेस पे चार्ज होती हैं। लाइबिलिटीज की जो वैल्यूएशन है वो भी करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो उसमें भी लाइबिलिटीज हम उस हिसाब से वैल्यू करते हैं जिस हिसाब से हमने किसी के अकाउंट सेटल करने हो, तो उनकी भी रिकॉर्डिंग और उनका भी उनके रिलेटेड जो इंटरेस्ट होता है वो उसकी बेस पे रिकॉर्ड किया जाता है। ओनरशिप के लिए होता यह है कि एसेट एंड लायबिलिटीज की ओनरशिप हम वेरीफाई करते हैं और ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या इन सारे के प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं। और आखिरी चीज, चार्ज ऑन एसेट के क्या इन एसेट्स के बदले में कोई लोन तो नहीं लिया गया। लोन कई तरह के लिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे फिक्स चार्ज होता है। आप मिसाल के तौर पे बैंक से लोन लिया जा सकता है, वो आपको कहते हैं कि ठीक है ये प्लांट और मशीनरी हमारा रहेगा, आप हमारी इजाजत के बगैर इसे यहाँ से मूव नहीं कर सकते। फ्लोटिंग चार्ज होता है जिसमें
आप बैंक के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। मॉर्टगेज होता है अमूमन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, इस तरह प्लेज होता है आप बाद दफा अपनी गुड्स पे कर सकते हैं और उसके बदले में लोन ले सकते हैं, और हाइपोथिकेशन होता है। इनकी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हमें सिर्फ अपने जो एसेट्स होते हैं उनके हवाले से अश्योर करना होता है कि इनके हवाले से कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया गया। ये एक सैंपल दिया गया है, जब आप ऑडिटर ऑडिट करने जाते हैं तो बैंक को एक लेटर दिखते हैं कि ये हम एक कंपनी का ऑडिट करने आए हैं, उसकी फला चीजों के हवाले से हमें जरा सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर दें और हमें तस्दीक कर दें कि इस कंपनी के कितने बैंक अकाउंट आपके पास काम कर रहे हैं, कितना लोन इन्होंने लिया है, उस पर कितना इंटरेस्ट है, इस कंपनी ने का कैश बैलेंस आपके पास कितना है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स के हवाले से आप लेटर लिख सकते हैं। और फिर आप एसेट्स के हवाले से देख सकते हैं कि जितने एसेट एक्वायर किए गए हैं प्रॉपरली उन्हें ऑथराइज किया गया है, रिकॉर्ड में एंटर हैं, वेयर हाउस के रिकॉर्ड में एंटर हैं, लीगल बुक्स में उनकी एंट्री हो चुकी है। फिर एक छोटा सा टॉपिक इस यूनिट में है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट यानी फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2023 है, उसके बाद कोई इवेंट इनकर हो गया है तो क्या हमने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करना होता है। इसके लिए अब असूल ये होता है कि बाद दफा ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है बैलेंस शीट डेट पे कि वो ट्रांजैक्शन होती है लेकिन उसका इफेक्ट उस साल के बाद आता है। तो इन इवेंट्स के लिए हमें या तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या बाद सूरत में हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ साथ नोट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे डेटर्स हैं, किसी ने हमसे उधार लिया है और हमें पैसे वापस ना करे और वो डिफॉल्ट कर जाए तो उसके हवाले से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। स्टॉक एंड ट्रेड है, फर्ज करें वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है 31 दिसंबर को, और उसमें से बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो बीच में चोरी हो जाएं या वो स्पॉयल हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो उसके हवाले से एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। लाइबिलिटीज के हवाले से हो सकता है हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ सके। तो बाद सूरतों में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके लिए हमें डिस्क्लोजर्स वगैरह नहीं देना पड़ता, वो फिर नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये जी हमने इस यूनिट के अंदर वेरिफिकेशन की कुछ बेसिक्स पढ़ ली हैं। इसको आपने कंप्लीटली रीड आउट करना है। इसके जो स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना, उनकी वैल्यूएशन को चेक करना, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, और क्या ये सारे एसेट और लायबिलिटीज प्रॉपर्ली बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किए गए हैं, और क्या इन पे कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया गया या मॉर्टगेज तो नहीं है। तो इन 5-6 बातों के हवाले से वेरिफिकेशन करनी होती है। उसके डिटेल्ड प्रोसीजर नेक्स्ट यूनिट में भी आ रहे हैं। तो ये जर्नल प्रिंसिपल्स हैं वेरिफिकेशन के, इनकी रीडिंग आप अच्छी तरह कर दीजिएगा, और साथ साथ हर यूनिट के अंदर और हर सब सेक्शन के अंदर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, उनको अटेम्प्ट कर लिया करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे अपेयर होती रहें। बहुत शुक्रिया।